तो डी एंड एफ ब्लॉक, अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें तो मैंने आपको बता रखा था कि पहले दो ग्रुप्स को एस ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट के 6 ग्रुप्स को पी ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन हमारा चैप्टर है डी एंड एफ। डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, यानी कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। अब डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक तब होता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो। प्लीज गर्ल्स डोंट टॉक। तो अब अगर इसमें मैं 21 एटॉमिक नंबर देखूं स्कैंडियम, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे स्कैंडियम की, तो इट विल बी आर्गन 18 4s2 3d1, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर कर रहा है। डी सबशेल आउटर मोस्ट शेल की नहीं होती। अगर आप देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, 3d में एंटर कर रहा है, तो 3 से पहले 4 भर चुकी है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डेफिनेटली इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। बट कौन सी शेल के डी में जा रहा है? 3 के। क्या 3 आउटर मोस्ट है? आप कहोगे नहीं, आउटर मोस्ट तो कौन है? 4। तो 3 क्या हुई? पिनअल्टीमेट शेल। पिनअल्टीमेट शेल क्या होती है? जो आउटर मोस्ट से एक कम होती है। और जब भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो उसमें जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है वो पिनअल्टीमेट शेल की डी में ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और तुमने देखा कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 3d से पहले 4s भरा ही होगा क्योंकि आफ्बा रूल के हिसाब से 4s की फिलिंग 3d से पहले होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है तो 4d से पहले 5s भरा ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है तो 5d से पहले 6s भरा ही होगा। ये रूल है। तो यानी कि जब भी हम कोई डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन अ डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट इज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल ऑफ पिनअल्टीमेट शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा होगा, बट वो डी सबशेल आउटर मोस्ट शेल की नहीं होगी। वो डी सबशेल किस शेल की होगी? पिनअल्टीमेट शेल। एंड हाउ कैन वी से इट्स अ पिनअल्टीमेट शेल? क्योंकि आउटर मोस्ट पहले ही भर चुकी है। अगर इलेक्ट्रॉन 3 के डी में जा रहा है तो 3 के डी से पहले 4s भर ही चुका है। ऐसे ही आप अगला एलिमेंट देखोगे टाइटेनियम, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d2 4s2 3d3, एंड करते करते जब आप लास्ट एलिमेंट्स पर पहुंचोगे 4s2 3d10। तो अगर आप स्कैंडियम टू जिंक देखो, साइंस टीचर, इसको आप पहली डी ब्लॉक की सीरीज जो है ये 4th पीरियड से शुरू होती है। दिस इज द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट 4th पीरियड से शुरू होता है। अब इसका भी लॉजिक है कि पहला डी ब्लॉक एलिमेंट 4th पीरियड से ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि पहला डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम है जिसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करा, पर 3d से पहले कौन भर चुकी थी? 4s। यानी कि आउटर मोस्ट शेल 4th है, तो वो कौन से पीरियड में आएगा? 4th पीरियड में। तो जो पहली डी ब्लॉक की सीरीज है जो कि 4th पीरियड में लाई करती है, दिस इज नोन एज 3d सीरीज। इसको 3d सीरीज भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ग्रेजुअल फिलिंग 3d की हो रही है। स्कैंडियम में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन गया, टाइटेनियम में 3d में 2 इलेक्ट्रॉन गए, वैनेडियम में 3d में 3, फिर 3d4, फिर 3d, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड अप टिल 3d10। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपकी फर्स्ट डी ब्लॉक की सीरीज है, वी कैन कॉल इट एज अ 3d सीरीज। हम इसको 3d सीरीज के नाम से भी बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 3d सबशेल। चल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट आप, देयर इज अ ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 3d। अब जो आपकी सेकेंड सीरीज है जो कि आइटेरियम से शुरू हो रही है, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4d भर रहा होगा, 4d1, 4d2, 4d3,
Ytterium is 4d1, 4d2 and there's a gradual filling of 4d till 4d10. तो ये आपकी 3d सीरीज है, ये आपकी। कमिंग टू दिस फिफ्थ पीरियड में कुछ अनोखा हुआ, और वो अनोखा क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फिफ्थ पीरियड पटेल वाले आप एक काम करो, दूसरे रूम में जाके ना आपको जो भी चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर के कोई क्वेश्चंस कर लो, कोई न्यूमेरिकल्स कर लो, और जो डाउट होगा आप मार्क करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, मुझे लग ही रहा है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, कल मुक्कत का पेपर है एंड देयर आर गर्ल्स, उन लोगों ने पिछले सारे हाफ ईयरली के क्वेश्चन करके देख लिए हैं, उन्होंने मेरे से हाफ ईयरली लिए हैं जो उनके पिछले साल के पेपर हैं। अगर करोगे तो डाउट आएगा ना, उन्होंने पिछले सारे हाफ ईयरली कर लिए हैं, जितनी असाइनमेंट्स हैं वो कर लिए हैं, उसके बाद उनको जो जो क्वेश्चंस बुक के नहीं हुए वो उन्होंने डाउट्स पूछे हैं। पॉइंट ये है कि वो कर रहे हैं, करोगे तो डाउट आएगा ना, जब हम करेंगे ही नहीं। अब आपको मैंने पटेल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भेज रखा है, मैंने हितिका को तो भेजा था, डू यू हैव दैट? उसको सॉल्व कर लो बैठ के, ग्रुप में है, ठीक है, नहीं तो मेरे से दोबारा रीसेंड करवा लो, है ना, मैंने दोनों का भेजा था। तो एक काम करो, और कुछ नहीं तो पटेल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लो, एटलीस्ट यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं तो डाउट्स पूछोगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आपको लग रहा है कि D&F नहीं पढ़ना, आप दूसरे रूम में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतनी ही आपको डाउट्स आएंगे, उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जाओ बैठो, आगे वाले रूम में बैठना है तो AC चलेगा, यहाँ पे फैन चलेगा। तो उसके बाद सिक्स्थ पीरियड में आई टोल्ड यू समथिंग अनयूजुअल हैपेंड। सिक्स्थ पीरियड में अनयूजुअल क्या हुआ था कि लैंथनम, La का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। 57 के बाद 58 से लेकर 71 में गलत है ये पीरियोडिक टेबल, 71 इज हियर ल्यूटीशियम एंड यहाँ पे 57 लैंथनम। 57 अगर आप देखोगे, लैंथनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि अगर आप 57 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या है, ज़ीनॉन 6s2 5d1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। लेकिन लैंथनम के बाद सीरियम में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन 5d में जगह होने के बावजूद 4f में जाने लगा, किसी रीज़न की वजह से इलेक्ट्रॉन 5d की जगह किस में जाने लगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि 57 के बाद 58 को हम इधर तो रख नहीं सकते, 58 को इधर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 58 इज नो मोर डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक बन गया था। 58 वाला जो एलिमेंट था सीरियम, ये एफ ब्लॉक बन गया था, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाने की बजाय किस में जाने लग गया, 4f में। तो हमने एफ ब्लॉक पढ़ लिया, तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से लेकर सीरियम तक हम सारे एलिमेंट नीचे रखते गए टिल ल्यूटीशियम, क्योंकि ल्यूटीशियम में 4f पूरा भर गया। अब 71 के बाद हमने 72 यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि 71 तक 4f पूरा भर चुका था, तो 72 में वापस से इलेक्ट्रॉन 5d में गया। तो उन्होंने कहा कि 57 में भी इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, लेकिन 57 के बाद जंप क्यों आया, 57 के बाद अगला एलिमेंट 72 क्यों आया, बीच के 58 से लेके 71 कहाँ गए। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि 57 के बाद 58 से लेके 71 एलिमेंट्स आर एफ ब्लॉक, उनको क्या बोला गया, और उनको एफ ब्लॉक बोलने का क्या कारण था, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करी तो उन्होंने देखा कि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा ही नहीं रहा, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ में, वो भी कौन से एफ में, 4f में। और ये सिलसिला चलता रहा 4f1, 4f2, 4f3 एंड सो ऑन अप टू 4f14। जब 4f कंप्लीट भर गया 71 तक, तो उसके बाद जो अगला एलिमेंट आया 72, उसमें भी पहले इलेक्ट्रॉन 4f में गए, बट 4f के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था उसको 5d में एंटर होना पड़ा। तो 72 को वापस में डी ब्लॉक में एंट्री दे दी गई, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा था।
फिर उसके बाद डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ 5D। ऐसे ही 6G में हुआ एक्टीनियम विद 89 वाला एक्टीनियम इज अ डी ब्लॉक, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6G में जा रहा है। लेकिन एक्टीनियम के बाद 90 ऑनवर्ड्स थोरियम में 6G में जगह होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन 5F में जाने लगे। तो 89 के बाद 90 को नीचे क्यों उतार दिया गया? क्योंकि 90 इज नो मोर डी ब्लॉक। ये भी कौन सा एलिमेंट बन गया? ये भी कौन सा एलिमेंट बन गया? एफ ब्लॉक। और ये भी कब तक सीरीज चलती रही जब तक कि 103 लॉरेंशियम इसमें 5F14 पूरे भर गए। तो उसके बाद 104 में वापस से इलेक्ट्रॉन 6G में गया। तो यानी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये 4 सीरीज़ हैं डी ब्लॉक की, पहली सीरीज़ कंप्लीट है, सेकंड सीरीज़ भी क्या है, पर थर्ड सीरीज़ में जंप आ रहा है। थर्ड सीरीज़ में क्या आ रहा है? और वो जंप कौन से एलिमेंट के बाद आ रहा है? लैंथेनम। इस करके लैंथेनम के बाद वाले ये जो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे उतारे गए हैं, इनका नाम क्या रखा गया है? लैंथेनॉइड्स। इस सीरीज का नाम क्या रखा गया है? तो नीचे जो हमने 2 सीरीज एफ ब्लॉक की उतारी हैं वो डी ब्लॉक से निकली हैं। वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि डी ब्लॉक फिनिश हुआ फिर एफ ब्लॉक बनी। दीज 2 सीरीज आर कमिंग फ्रॉम डी ब्लॉक। असल में एलिमेंट डी में जा रहा था 57 में, बट किसी कारणवश 58 में इलेक्ट्रॉन डी की जगह किस में एंटर करने लग गया? 4F। तो इन 2 सीरीज को एफ ब्लॉक बोला जाता है क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, बट ये निकली डी ब्लॉक से ही है। इस करके मैंने तुम्हें बताया था कि डी ब्लॉक का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। और एफ ब्लॉक का नाम होता है इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? एफ ब्लॉक का दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि वो इनर निकले अंदर से ही है डी ब्लॉक से। ये आपका चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। आपने इस चैप्टर में बेसिकली इन 4 सीरीज के बारे में पढ़ना है, डी ब्लॉक की सीरीज के बारे में पढ़ना है और 2 एफ ब्लॉक की सीरीज के बारे में पढ़ना है। 2 एफ ब्लॉक की सीरीज के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जो मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि लैंथेनॉइड्स होते क्या हैं। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज। तो अभी के लिए अपने एग्जाम के लिए तो एफ ब्लॉक तो आप उतना ही कर लेना जितना मैंने आपको करवाया था कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है? आउट ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन बाय एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये भी करवाया था कि लैंथेनॉइड्स का भी साइज डिक्रीज हो जाता है जिसको लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोला जाता है, एक्टिनॉइड का भी साइज डिक्रीज हो जाता है। बट लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन किस वजह से होती थी? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। लैंथेनॉइड किसकी वजह से होती थी? कि किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है? 4F का। एक्टिनॉइड किसकी वजह से होती है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F। और मैंने ये क्लियरली बताया था कि 5F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट 4F से भी ज़्यादा पुअर है, ये और भी ज़्यादा पुअर है, इस करके एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। चलो इसको मैं रिपीट कर दूंगी अगर टाइम मिला, बट अभी हम फोकस डी ब्लॉक पे करते हैं। तो अभी तक हमें इतना समझ आ चुका है कि डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज़ हैं। पहली सीरीज़ को 3D सीरीज़ बोला जाता है क्योंकि इसमें ग्रेजुअल फिलिंग 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 एंड सो ऑन अप टू 3D10, यानी कि पहले सीरीज़ में 3D की ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है। व्हेन आई से ग्रेजुअल इट मीन्स धीरे धीरे 3D भर रहा है। पहले एलिमेंट में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगले एलिमेंट में 3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 3D3, फिर नेक्स्ट में 3D4, एक एक करके भर रहा है ना, इसको ग्रेजुअल फिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अगली सीरीज में किसकी ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है? 4D की, 4D1, 4D2, 4D3, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक कि 4D10 कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता। थर्ड सीरीज 5D1 से शुरू हुई थी, बट बीच के 14 एलिमेंट कहाँ उतार दिए गए? नीचे, क्योंकि उसमें किसकी फिलिंग होने लगी थी? 4F। फिर वापस जब 4F पूरा भर गया तो वापस से किसकी फिलिंग होने लगी? 5D की। तो फिर से वापस 5D सीरीज कंप्लीट करी गई। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ सीरीज एक्टिनॉइड्स वाली
इसका नाम कौन सी सीरीज पड़ा? 6G सीरीज, क्योंकि इसमें 6G की फिलिंग हो रही थी। इसमें भी कुछ ऐसा हुआ था कि बीच के 14 एलिमेंट्स को नीचे उतारा गया था, क्योंकि उनमें भी 6G की जगह किसकी फिलिंग होने लगी थी? 5F, तो उसको भी नीचे उतार दिया गया कि ये भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक इज पॉपुलरली नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। उसका कारण है, डी ब्लॉक की अगर आप पोजीशन देखो तो वो पीरियोडिक टेबल में बीच में आते हैं, मतलब कि इस साइड आपका एस ब्लॉक रहता है और इस साइड आपका क्या रहता है? पी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये चेंज शो करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी कि आप जब डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इना में आप एस ब्लॉक से दूर जा रहे हो और आप पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हो। तो ये देखा गया साइंटिस्ट ने कि डी ब्लॉक में ना धीरे धीरे चेंज आता है, मतलब दे रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन। किस चीज़ में चेंज आता है? जैसे जैसे वो एस ब्लॉक से दूर जाते हैं, उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जाता है और उनका इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। यानी कि एक तरह से वो एस से जैसे दूर जाते हैं तो वो एस से कम होते जाते हैं और पी जैसे ज़्यादा होते जाते हैं। तो क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक ट्रांजिशन शो करते हैं बिहेवियर में लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो चेंज शो करने की वजह से उनका नाम क्या बोला गया? ट्रांजिशन। ओनली लास्ट ग्रुप जिंक कैडमियम मरकरी, सिर्फ 12th ग्रुप डी ब्लॉक का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स को जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माना जाता। आई अगेन रिपीट, पूरे डी ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल्स है। तभी करके हम पहली सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, सेकेंड 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, थर्ड 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। मतलब बहुत रिपीटेडली मैं आपको ये वर्ड्स यूज़ करूंगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं डी ब्लॉक की पहली सीरीज की बात कर रही हूँ, मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 4D सीरीज। तो हम बहुत रिपीटेडली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन बोलते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ये भी अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि डी ब्लॉक का इकलौता एक ऐसा ग्रुप है जिसको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माना जाता, वो है डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप 12th ग्रुप, जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब इसका कारण क्या? अगर कोई पूछ ले कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन क्यों नहीं कंसिडर किया जाता, वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन, तो आगे चल के आपको पता लगेगा कि डी ब्लॉक, बाकी डी ब्लॉक जो भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो हम पढ़ेंगे कि वो मेटालिक होते हैं, या हम पढ़ेंगे कि वो अलॉयज बनाते हैं, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, या जो भी हम रीज़न पढ़ेंगे वो आपको पता लगेगा वो कहीं ना कहीं इस वजह से होगा क्योंकि उनके अंदर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखोगे, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब अगर आप स्कैंडियम में देखोगे तो स्कैंडियम में 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में देखोगे तो 2 अनपेयर्ड हैं, और इवन लास्ट कॉपर में भी देखोगे, कॉपर में जिसमें 3D 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें भी एक अनपेयर्ड होगा। लेकिन जैसे हम लास्ट ग्रुप में पहुंचोगे, जिंक पे पहुंचोगे, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D10, कैडमियम की क्या हो जाएगी? 4D10, मरकरी की क्या हो जाएगी? 5D10। अब 3D10, 4D10, 5D10 होने का मतलब है कि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाएगा, उनका डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? अब आपको ये बात आगे चल के समझ आएगी कि फुली फिल्ड होने की वजह से वो बाकी वो प्रॉपर्टीज शो ही नहीं करेंगे जो बाकी एलिमेंट्स शो कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपने ये बात तो पढ़ी हुई है, अभी कोई भी चीज़ पैरामैग्नेटिक कब होती है? जब उनके डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जिंक के अंदर डी है ही फुली फिल्ड, तो फुली फिल्ड होने की वजह से बाकी एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे, ये कैसा बिहेव करेगा? डायामैग्नेटिक।
तो बाकी मैं आपको जब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज कराऊंगी तो आपको ये बात और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ये एलिमेंट्स अलग बिहेव करेंगे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे विल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग बिहेव करेंगे और उसका कारण कहीं ना कहीं यही निकल कर आएगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक तो हैं, हम ये बात जुटला नहीं रहे कि ये डी ब्लॉक नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, पर जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गए फुली फिल्ड हो गए। क्या हो गए? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3d10। कैडमियम की क्या हो गई? 4d10। मरकरी की क्या होगी? 5d10। और कहीं ना कहीं d10 होने का मतलब है कि उनका d ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया, और फुली फिल्ड होने की वजह से ये वो सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे जो बाकी d ऑर्बिटल्स शो करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको जो मैग्नेटिक वाला दिया है कि किसी भी चीज़ को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जिंक में d में इलेक्ट्रॉन तो है, बट सारे क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। 3d10 देखो ना, 3d10 का क्या मतलब है? 3d10 का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेयर्ड 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 पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और पेयर्ड होने की वजह से वो पैरा थोड़ा बिहेव करेगा, वो क्या बिहेव करेगा? डायामैग्नेटिक। तो एक तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स, कैंडियम 3d1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 3d2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आयरन में 3d6 एक पेयर हो जाएगा, फिर भी 4 अनपेयर्ड बचेंगे, 3 अनपेयर्ड बचेंगे, 2 अनपेयर्ड बचेंगे, 1 अनपेयर्ड बचेगा। सिर्फ इकलौता जिंक ही ऐसा होगा जिसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0। तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि लास्ट ग्रुप जो डी ब्लॉक का है, जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वो डी ब्लॉक तो हैं, बट हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बाकी डी ब्लॉक्स अलग बिहेव करेंगे और जिंक, कैडमियम, मरकरी अलग बिहेव करेंगे। और ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कल को आपको ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, तो आपने बोलना है दिस इज बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? फुली फिल्ड। और आप बता भी सकते हो फुली फिल्ड कैसे है? जिंक की 3d10 है, कैडमियम की 4d10 है, और मरकरी की और बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पार्शियली फिल्ड होती है, पार्टली फिल्ड। पार्टली फिल्ड मतलब कि चाहे एक अनपेयर्ड रहेगा बट रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे वो। और पार्टली फिल्ड होने की वजह से बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग बिहेव करेंगे और जिंक, कैडमियम, मरकरी अलग बिहेव करेंगे। ठीक है। अब कई बार आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की पूछ ली जाती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अब देखो, अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की आउटर मोस्ट 4s2 के बाद 3d1, 4s2 के बाद 3d2, ऐसे करते करते 4s2 के बाद 3d10। सेकेंड सीरीज की बात करो, 4d1 से 4d10, पहले 5s भरा होगा, अगले में 6s2 5d1 से 6s2 5d10, अगले में 7s2 से 61। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करो सारी सीरीज में क्या हो रहा है कि अगर 3d की फिलिंग हो रही है, 3d से पहले कौन भरा है? 4s। अगली सीरीज में 4d सीरीज की फिलिंग हो रही है, उससे पहले कौन भरा है? 5s। अगली में 5d की फिलिंग अगर हो रही है तो उससे पहले कौन भरा है? 6s। और अगर लास्ट वाली में 6d की फिलिंग हो रही है तो 6d से पहले कौन भरा है? 7s। तो आप इसको कैसे जनरली रिप्रेजेंट करोगे कि 4s, 5s, 6s, 7s को ns ले लो, n, और जो d वाली है वो एक कम है। अगर आप n4 ले रहे हो, 4s ले रहे हो, तो d3 का ही होगा। अगर आप n5 ले रहे हो, 5s ले रहे हो, तो 5s के बाद किसकी फिलिंग होगी? 4d की। तो वही जनरली हमने रिप्रेजेंट किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो आउटर मोस्ट के डी में नहीं जा रहा होगा, आउटर मोस्ट पहले एस की भरी होगी, तो हमने आउटर मोस्ट एस को एन दे दिया,
अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम डी वाली को n मान लें और इससे पहले जो s है उसको n+1 मान लें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने रूल्स नहीं बना सकते। हमने यही मानना है कि s वाली आउटर मोस्ट है, s वाली क्या है तो उसको n मानना है। अगर इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है तो उसको ns मानना है। डी वाली की शेल को n-1 बोल दो, डी वाली की शेल को क्या बोल दो n माइनस, क्योंकि तो अंडरस्टैंडिंग है ये। अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है तो उससे पहले 4s भरा ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है तो 5s भरा ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है तो उससे पहले 7s भरा ही होगा। तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of d block? How will you learn it? ns2 कि पहले चाहिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पहले कौन भरा होगा s, और s की शेल को हमने n मानना है। s की शेल को हमने क्या मानना है, चाहे वो 4th की हो, चाहे वो 5th की हो, चाहे वो 6th की हो, चाहे वो 7th की हो। उससे एक कम यानी कि पेनल्टीमेट शेल में डी में जा रहे होंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1 से 10, 1 से सिर्फ 10 लिखोगे फिर तो मतलब आप सिर्फ लास्ट वाले ग्रुप की बात कर रहे हो। हमने पूरे डी ब्लॉक की बात करनी है। पूरे डी ब्लॉक में वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा जिसमें 1 जा रहा है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा जिसमें 2 जा रहे हैं, और वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी जाएगा जिसमें 10 आ रहे हैं। इसलिए हमने 1 to 10 लिखा है। तो ये 1 मार्क की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको डी ब्लॉक की कोई पूछ लेगा तो यू हैव टू लर्न इट ns2 n-1 d 1 to 10, बट यू हैव टू स्पेसिफाई हियर n इज 4 to 7। मतलब एक्सक्यूज मी, डी ब्लॉक शुरू ही 4th पीरियड से होता है। तो अगर पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की बात होगी तो उसमें n की 4 भरने, n1 नहीं हो सकता, n2 नहीं हो सकता, n3 नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं, सेकेंड पीरियड में भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। पहला डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू ही 4th पीरियड से होता है। तो मिनिमम n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 4 से, फिर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 7, क्योंकि लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 7th पीरियड। 7th के बाद हमारे पास कोई पीरियड ही नहीं है। तो हमारी ये बात भी क्लैरिटी हो चुकी है, डी ब्लॉक शुरू 4th पीरियड से होता है, खत्म कहाँ पे होता है? तो इसीलिए हमारे पास डी ब्लॉक में कितनी सीरीज है? 4th सीरीज। पहली सीरीज तब होगी जब आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे, सेकेंड सीरीज तब होगी जब आप n की वैल्यू 5 पुट करोगे, थर्ड सीरीज तब होगी जब आप n की वैल्यू 6 पुट करोगे, एंड लास्ट सीरीज तब होगी जब आप n की वैल्यू 7 पुट करोगे। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक। आपको ये क्लैरिटी होगी कि हम इस चैप्टर में डी ब्लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, बाय दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन, कौन सा ग्रुप है जिसको ट्रांजिशन नहीं माना जाता, कितनी सीरीज होती हैं, 4 सीरीज होती हैं, पहली 2 सीरीज 3D सीरीज 4D सीरीज कंप्लीट है, थर्ड सीरीज 5D सीरीज के बीच में जंप आ रहा है क्योंकि बीच के 14 एलिमेंट नीचे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंथेनॉइड्स। ऐसे ही लास्ट पीरियड में 6G सीरीज में भी बीच में जंप आ रहा है क्योंकि बीच के 14 एलिमेंट नीचे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टेनॉइड्स। सो दिस इज योर चैप्टर। अब हमने क्या करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अब हमने इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की यूटिलिटी इसी बात पे बेस्ड होती है कि वो बिहेव कैसे कर रहा है। अब अगर हमें किसी एलिमेंट को एज अ कंडक्टर यूज़ करना है या एज अ इंसुलेटर यूज़ करना है, वो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे ना अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा कि इज इट अ कंडक्टर, कैन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। तो कहने का मतलब अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एज एन अलॉय यूज़ होते हैं, या हम इनको किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इसमें कोई नॉन मेटल है, चाहे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फीको, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे मेटल्स हैं। तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। व्हेन आई से कि ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं तो इसका मतलब इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक मेटल के अंदर होती हैं, जैसे कि वो डक्टाइल होते हैं, दे आर मेलिएबल, है ना। तो क्या कारण है कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। तो इनका कारण ये है, कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अलग बात है कि किसी के अंदर एक होगा, किसी के अंदर दो होंगे, एक जिंक को छोड़कर। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डायग्राम में बना रखा है कि अगर आप पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो, स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21, तो इसके एटम्स के अंदर 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब स्कैंडियम के एटम्स क्या चाहेंगे कि जो 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा है, अनपेयर्ड पड़ा है, वो पेयर हो जाए। क्या हो जाए? पेयर। अब उस पेयर होने के चक्कर में क्या होगा कि जैसे अगर स्कैंडियम का एक एटम है वो अकेला नहीं रहेगा, वो दूसरे एटम के साथ पेयर अप होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। कैसी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी? मेटालिक बॉन्डिंग। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी स्कैंडियम के एटम्स हैं वो जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हर एटम एक दूसरे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश कर रहा है? पेयर। अब आप कहोगे कि मैम स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में कितने हैं? तो वो दो पेयर अप होने की कोशिश करेंगे। अब चाहे एक पेयर अप हो रहा है, चाहे दो पेयर अप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एटम जुड़ रहे हैं। एटम क्या हो रहे हैं? तो अगर एक एटम दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से, तो यानी कि इन एटम्स के अंदर हार्डनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हार्डनेस। इनको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि एटम्स आइसोलेटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। पर कहीं ना कहीं कारण क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। कारण क्या निकला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। अगर डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तभी उन्होंने पेयर अप होने की कोशिश करी। पेयर अप होने की वजह से उनके एटम्स जुड़ते गए। एटम्स जुड़ने की वजह से उनकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई हो गई। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? कि जब भी हमें किसी एलिमेंट के एटम्स को तोड़ना होता है तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एटम दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब करते करते वैनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, कॉपर में 4 आ गए, मैंगनीज में 5 आ गए, आयरन में 6 हो गए। तो 6वां इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 6वां इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, बट फिर भी 4 तो अनपेयर्ड है। फिर भी 4 क्या है? कोबाल्ट में 27, 7 एटॉमिक, तो 7 अनपेयर्ड हो गए, तो 3 तो फिर भी अनपेयर्ड है। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ एक लास्ट जिंक को छोड़कर सिर्फ एक जिंक हार्ड नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड बट जिंक इज नॉट। अब जिंक क्यों नहीं हार्ड होगा? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d10, 4s2 3d10। दैट मीन्स जिंक तो पहले ही फुली फिल्ड है। जिंक तो पहले ही क्या है? तो फुली फिल्ड होने की वजह से जिंक के 2 एटम्स आपस में जुड़े थोड़ा होंगे। जिंक के एटम्स को आपस में जुड़ने की जरूरत तब होती है अगर जिंक के अंदर भी क्या होते हैं? अनपेयर्ड। तो वो पेयर अप होने के चक्कर में कहते हैं कि चलो हम जुड़ते हैं। बट जिंक इज द ओनली एलिमेंट विच इज नॉट हार्ड। जिंक इज सॉफ्ट एज कम्पेयर। देखो अब मैंने बताया था ना कि लास्ट वाले एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करेंगे। आपने जैसी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटालिक कैरेक्टर होने की वजह से बाकी सारे एलिमेंट्स हार्ड हैं, बट लास्ट वाला एलिमेंट हार्ड नहीं निकला। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मानते ही नहीं है। लास्ट वाले एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन मानते ही नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से क्या निकल के आती हैं? डिफरेंट। हमने देख ही लिया कि स्कैंडियम से लेके लास्ट कॉपर तक सारे एलिमेंट्स के अंदर पेयरिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या थे? अनपेयर्ड। वो अलग बात है कि किसी के अंदर 1 था, किसी के अंदर 2 थे, किसी के अंदर 3 थे, बट थे। बट जैसे अब लास्ट एलिमेंट जिंक पर आए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 निकली। 3d10 का क्या मतलब है कि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या निकले? पेयर्ड। पेयर्ड होने की वजह से जिंक के एटम को जरूरत ही नहीं है कि वो दूसरे एटम के साथ जुड़ के रहे।
तो जब वो जुड़ेगा ही नहीं, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगी, लो। लो होएगी तो वो क्या निकलेगा, सॉफ्ट। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या निकले, हार्ड। So this was the first property of D block. The second property is melting point. मेल्टिंग पॉइंट का भी लेना देना इसी चीज से है। जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो तो बेसिकली आपने उसकी अंदर की बॉन्डिंग ब्रेक करनी होती है। अगर आपने सपोज किसी एलिमेंट को मेल्ट करना है तो बेसिकली आप क्या करते हो कि उसका एटम जो जुड़ा हुआ है दूसरे एटम के साथ, तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करो। और अभी हमने देखा कि ये एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं। स्कैंडियम चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था पर उसको पेयर अप करने की वजह से जुड़ा हुआ था। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे एलिमेंट्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ रही थी। स्कैंडियम में कितनी बॉन्डिंग थी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे ही आप दूसरे एलिमेंट टाइटेनियम के ऊपर आए तो बॉन्डिंग कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, 2। तो किसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, ऑब्वियसली जिसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्कैंडियम जिसके अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर दूंगी तो वो कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसने कितनी बॉन्डिंग बना रखी है, 1। जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम के पास जाओगे, टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे थे, तो बॉन्डिंग भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बन जाएगी, 2। तो उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, और वही हमारे सामने आया। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब आप D1 से D2 गए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, D2 से D3 गए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, D4 पे गए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, तो उस हिसाब से D5 मैंगनीज जिसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अंदर बॉन्डिंग भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई होगी। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल उलट आया। वो ये आया कि पहले तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब चल रहा था कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। बट देन देयर केम एन एक्सेप्शन कि एलिमेंट मैंगनीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज जो कि मिडल ऑफ द डी ब्लॉक सीरीज में आता है जिसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 5, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की जगह घट गया। दैट मीन्स यू सो अ डिप इन द ग्राफ, आपको ग्राफ में एक डिप आता नजर आया। तो इसका कारण ये निकला, कहते भले ही मैंगनीज के अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4s2 3d5 1 2 3 4 5, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम बॉन्डिंग मैंगनीज के बीच में होगी क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेयर अप हो रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? साइंटिस्ट ने कहा कि 3d5 हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। 3d5 कन्फिग्रेशन को हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन माना जाता है। 3d5 कन्फिग्रेशन को हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन माना जाता है और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ऐसा हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 ही कन्फिग्रेशन मोस्ट स्टेबल होती हैं, या तो फुली फिल्ड हो या तो क्या हो, हाफ फील्ड। अब मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की कोशिश ही नहीं करी। हमें लग रहा था कि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनके अंदर 5 बॉन्डिंग हुई होगी, बट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी बॉन्डिंग बनी नहीं क्योंकि मैंगनीज कहता है मैं तो पहले ही स्टेबल हूँ। तो क्या हुआ, मेरे अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट है तो कितने, 5 होने की वजह से मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुकी है, और हाफ फील्ड तो पहले ही क्या होती है। तो जब वो पहले ही स्टेबल है, देखो कोई भी चीज पेयर अप क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए, बट वो तो पहले ही क्या है, हाफ फील्ड है तो वो पहले ही क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से 2 मैंगनीज के बीच में बॉन्डिंग हुई नहीं। तो जब बॉन्डिंग ही नहीं हुई तो उसको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आने की जगह क्या, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आने की जगह क्या आ गया, कम।
तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज अ डिप इन द ग्राफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एट मैंगनीज इन 3D सीरीज, एट टेक्नीशियम इन 4D सीरीज। अगर आप 4D सीरीज देखो उसमें भी सेम बिहेवियर हुआ कि पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे फ्रॉम 41 टू 42, 43 टू 44, बट जैसे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए टेक्नीशियम के तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की जगह उसका भी क्या हो गया, कम। तो उसका भी सेम रीज़न यही देना है कि 3D सीरीज में मैंगनीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई, तो पेयर अप इलेक्ट्रॉन हुए ही नहीं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा देने की जगह कम देना पड़ा। ऐसे ही 4D सीरीज में भी हमें लग रहा था कि टेक्नीशियम के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बनी होगी, बट 4D5 भी एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से बॉन्डिंग बनी ही नहीं और टेम्परेचर ज़्यादा देने की वजह कम देना पड़ा। उसके बाद वापस से डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से कम होने लगा। तो पहले बढ़ा फिर कम हुआ लेकिन बीच में क्या आया, डिप। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा अगर हम हैं, हाँ मतलब कि अगर तुमसे कोई पूछे कि 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा किसका है तो तुम क्रोमियम बोलोगे। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा किसका है तो तुम क्या बोलोगे, सबसे कम पूछेंगे तो क्या बोलोगे, मैंगनीज का सबसे कम नहीं है, मैंगनीज का तो जितना होना चाहिए था उससे कम है। मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि मैंगनीज का क्रोमियम से ज़्यादा होगा बट उससे कम हो गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल 3D सीरीज की बात करो तो सबसे कम किसका होगा, जिंक का। और 4D सीरीज में सबसे कम किसका होगा, कैडमियम का 4D10। और 5D सीरीज में सबसे कम किसका होगा, मरकरी का। तभी तो मरकरी लिक्विड होता है, ये बात तो आपने देखी है कि थर्मामीटर में मरकरी जो होता है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि मरकरी के अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का, W इज अ सिंबल। क्योंकि अगर मैं पूरे डी ब्लॉक में देखूं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में, तो आपने अगर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसी ने पूछा तो किसका बताना है, W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। ओके। और अगर सीरीज वाइज पूछेंगे तो पहली सीरीज में सबसे ज़्यादा किसका बताना है, क्रोमियम। सबसे कम किसका बताना है, जिंक। ठीक है। तो आज हमने डी एंड एफ ब्लॉक की कितनी प्रॉपर्टीज करी हैं, पहली कौन सी करी है, मेटालिक कैरेक्टर, दूसरी कौन सी करी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो थर्ड हम ऑक्सीडेशन रेट कल से शुरू करेंगे, पर मैं तुम्हें डी एंड एफ के नोट्स दे देती हूँ। जितना जितना हम कवर कर रहे हैं अगर साथ साथ नोट बना सकते हो तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम बाकी चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो रीड कर लो। बट अगर साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हें तभी याद होगा, नहीं तो ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें सारा या तो एंड में रिएक्शंस आएंगी
या सारी थ्योरी आएगी, रीजनिंग क्वेश्चन, वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन, वाई वो सॉफ्ट है, वाई दैट इज़ हार्ड, वाई क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक है ना, तो अब जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी याद होगी। कल मैं आपको इसकी टोटल हमने 10 प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो कल मैं आपको इसकी 3rd प्रॉपर्टी शुरू करा दूँगी फिर से, ठीक है। सही है, मुझे क्वेश्चन पेपर दे दूँ।